वर्ष 2024 भारत के सांस्कृतिक इतिहास में मील का पत्थर रहा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बने राम मंदिर में इस वर्ष के प्रथम माह में ही भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राम मंदिर की तरह तरह के फूलों से सजावट की गई और शानदार लाइटिंग से सजाया गया। मंदिर के मुख्य द्वार को भी अलग अलग तरह के फूलों से सुसज्जित किया गया था। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान किया गया था। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। मेरे प्यारे देशवासियों, त्रेता में राम आगमन पर पूज्य संत तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु बिलोकी हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति सबनासी। अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए। लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया। उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। इस भव्य कार्यक्रम के 1 महीने बाद ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी में महाकाव्य रामायण पर आधारित कलाकृतियों को प्रदर्शित करने वाली एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए। साथ ही दुनिया के विभिन्न देशों में पहले जारी किए गए भगवान राम से संबंधित इसी तरह के टिकटों वाला एक एल्बम भी जारी किया गया। वर्ष 2024 में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक भारत में आयोजित की गई। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। इस बैठक में 150 से ज्यादा देशों के 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान अहम भारतम, अ ट्रिब्यूट टू आवर मदरलैंड नाम से एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में कहा गया है कि पहाड़ों से लेकर महासागरों तक हर दिल में भारत की आत्मा रहती है। भारत एक ऐसी भूमि है जहां एकता, सौहार्द और सपने हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के इस सत्र के दौरान कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में 25 नई विश्व धरोहर संपत्तियों को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा भी शामिल थी। असम के चराइदेव में स्थित मोइदम को भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। मोइदम पूर्वोत्तर का पहला ऐसा स्थल रहा जिसे सांस्कृतिक श्रेणी में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली। यह असम के अहोम राजवंश की
समाधि स्थल है जो अहोम वंश की अनूठी अंत्येष्टि प्रथाओं को दर्शाता है। इनमें मृतक को उनके सामान के साथ दफनाया जाता था। यह स्थान असम के पिरामिड के उपनाम से भी जाना जाता है। यह पर्यटकों के लिए अब आकर्षण का केंद्र है। मार्च में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ लोगों का जुड़ाव बढ़ाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी संशोधित वेबसाइट का अनावरण किया। इसके साथ ही एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम के तहत स्मारकों के अंगीकरण के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किया गया। संस्कृति मंत्रालय ने अमृत परंपरा नाम से एक विशेष उत्सव श्रृंखला की शुरुआत की। इसके तहत पहला कार्यक्रम कावेरी मीट्स गंगा यानी कावेरी का गंगा से संगम है। 2 से 5 नवंबर तक कर्तव्य पथ और CCRT परिसर में कावेरी का गंगा से संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया। हैदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम में 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक भारतीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। 8 दिवसीय इस महोत्सव का आयोजन पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने के लिए किया गया था। इस महोत्सव के दौरान कला, शिल्प, संगीत, नृत्य और पाक कला को प्रदर्शित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय नृत्य पर अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें दुनिया भर के कलाकार सम्मिलित हुए। 16 अक्टूबर से आयोजित इस 6 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। भारतीय नृत्य के इस महाकुंभ के दौरान नृत्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में भारत के शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ पारंपरिक और लोक नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। इस आयोजन में बड़ी संख्या में देश और विदेश से आए कलाकारों ने भाग लिया।
पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर आधारित पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 6 से 8 दिसंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में मनाया गया। इस महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम की सुंदरता, विविधता और संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया था। अष्टलक्ष्मी के रूप में जाने जाने वाले ये राज्य देवी लक्ष्मी द्वारा सन्निहित समृद्धि के 8 रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस भव्य महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अष्टलक्ष्मी महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि को दर्शाने वाले अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। महोत्सव में 250 से अधिक कारीगरों ने हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि बागवानी उत्पादों का प्रदर्शन किया, जिनमें 34 जीआई टैग वाली वस्तुएं शामिल थी। – 2024 के सांस्कृतिक कैलेंडर में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं, जिनमें आधुनिक ओडिशा के निर्माता और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हरे कृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती का जश्न भी शामिल है। संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विशेष स्मरणोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। ललित कला अकादमी द्वारा कार्यक्रम स्थल पर डॉक्टर मेहताब की जीवन यात्रा को प्रदर्शित करने वाली एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी। यह प्रदर्शनी ओडिशा के 15 से अधिक कलाकारों के एक समूह द्वारा डॉक्टर हरे कृष्ण की विरासत, उनके प्रारंभिक जीवन, स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान और ओडिशा राज्य के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित की गई थी। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने डॉक्टर मेहताब की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया। डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब के विराट व्यक्तित्व की छवि मुझे दिखाई दे रही। उस छवियों के विशाल प्रतिभा के अधिकारी एक महान स्वाधीनता संग्रामी, समाज सेवी, देश मातृका के ये सुपुत्र के कुछ कियदांश, क्योंकि उनके प्रतिभा को वर्णना करने से मुझे लगता है दिन भर लग जाएगा, इसलिए कुछ कियदांश आपके सामने मैं रखना चाहूँगी। मैं जब कॉलेज में थी और उसके बाद के दिनों में भी मुझे डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब को देखने और सुनने का अवसर मिला था। उनके वक्तव्य और उनकी विद्वता की कोई तुलना नहीं थी। वे सहज एवं सरल भाषा में भाषण देते थे। कोई महत्वपूर्ण बातों को ये इस प्रकार से व्यक्त करते थे जिसे आम आदमी आसानी से समझ पाता था। हम उनके उल्लेखों को प्रायः पढ़ते थे। अपने समाचार पत्रों, प्रजातंत्र में वे गांव मजलिस नाम से लेख लिखते थे। ओडिशा के बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी उनके उल्लेखों की प्रतिभा प्रशंसा करते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विषयों पर मेहताब के लेखन से उनकी सोच की मौलिकता का पता चलता था। संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले ऐतिहासिक समारोह की घोषणा की गई। 26 नवंबर को संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति के नेतृत्व में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में एक भव्य उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया और भारतीय संविधान की कला को समर्पित पुस्तिका का विमोचन किया गया। भारतीय संविधान का संस्कृत और मैथिली भाषा में विमोचन किया गया। संविधान की विरासत से नागरिकों को परस्पर जोड़ने के लिए एक समर्पित वेबसाइट constitution75.com बनाई गई है। इस वेबसाइट पर प्रस्तावना पढ़ने और वीडियो रिकॉर्ड करने,
संविधान को विभिन्न भाषाओं में पढ़ने जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस साल की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि रही युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को विश्व स्तरीय सांस्कृतिक संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट के साथ साझेदारी की घोषणा, जो ऐतिहासिक है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का एक अभिन्न अंग है और इसे नई दिल्ली के प्रतिष्ठित नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में लगभग 1,55,000 वर्ग मीटर में विस्तारित किया जाना है। यह सहयोग सांस्कृतिक आदान प्रदान और विरासत संरक्षण के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह 2020 में हस्ताक्षरित आशय पत्र पर आधारित है, जिसमें संग्रहालय और विरासत सहयोग पर जोर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के लिए तकनीकी सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों को रेखांकित करने वाला आशय पत्र प्राप्त हुआ। Today we embark on a journey to create a cultural landmark that will stand as a beacon of India's timeless history and dynamic future, cementing the bonds of friendship between our two great nations. This ambitious project amplifies India's aspiration to present its heritage to the world on an unprecedented scale. It reflects the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's vision of creating a new India that balances development with the preservation of its glorious past, which he says, Virasat bhi aur Vikas bhi.